अच्छा, Widespread Limited invoices goods to its branch at cost plus 20%. बेटा 1/5 of cost is equal to 1/6 of IP invoice price. बेटा selling price बोलने की आदत निकाल के IP वर्ड याद करना है ये सब चैप्टर में. Branch sells goods for cash as well as credit. Branch meets all its expenses. New part. Branch meets all its expenses out of cash collected from debtors and cash sales and remits the balance cash to HO after withholding 10,000 rupees necessary for meeting immediate requirements of cash. पता है हम लोग रेमिटेंस का एक वर्किंग नोट बनाते थे. ये सब में ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है, कैश सेल्स भी है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स भी, और उसमें से हम लोग खर्चा भी कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच भी है. ये सब में क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पूरा रेमिटेंस. ठीक है. अच्छा 10,000 रुपया रखा है उन्होंने अपने पास. आगे रुपीज इन थाउजेंड्स, कैश इन एंड थाई 10. तुम लोगों ने रुपीज इन थाउजेंड्स में लिखा है कि पूरा बड़ा बड़ा लिखा है? तो मैं वैसे ही दिखाती हूँ वाइड स्प्रेड. अच्छा ठीक है, मैं अपने हिसाब से दिखाती हूँ. चुप रहे यार. ओके थाउजेंड्स में दिखा रही हूँ. रोना बंद करो. यस बेटा थैंक यू. ब्रांच अकाउंट जैसे मेरी इच्छा. यस याद है लोगों को. टू सन्ड्री एसेट्स. सन्ड्री एसेट्स में सबसे पहले कैश आएगा 10. नेक्स्ट क्या दिया बेटा? अब बस बस आवाज कम. डेटर्स 384. स्टॉक आईपी पे ही दिया है. डेटर्स 384. स्टॉक आईपी पे 1080. सुनो बेटा कौन सा वैल्यू दिया है? आईपी. तो आईपी पे कौन सा वाला वैल्यू निकालने का? ओपनिंग स्टॉक रिजर्व. तो 1080 पे कितना लेगा बेटा? 150 या 1/6? 1/6. 180 आया. आउटर कॉलम 180. ठीक है. नेक्स्ट फर्नीचर 500. कैलसी लेके तूने टोटल लिया होगा 1974. ऐसा कुछ आया. डन. अब इसके बाद नेक्स्ट. ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर एंडेड 31 March 11, इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स डिस्पैच्ड बाय एचओ टू ब्रांच. बेटा एचओ से ब्रांच के पास गुड्स आए. इनवॉइस प्राइस 1,32,00,000. 1,32,00,000 में 3 जीरो निकाल दिया तो 13,200. तो यहाँ पे तुम लोगों ने लिखा होगा टू गुड्स सेंट टू ब्रांच. इनवॉइस प्राइस पे 13,200 और इमीडिएटली यहाँ पे आया होगा बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच. ब्रैकेट में लिखा है लोडिंग. यस 13,200. इनवॉइस प्राइस का 1/6 कितना आया बेटा? 2,200. इसका मतलब 11,000 का आइटम था जिसपे 2,200 ऐड करके 13,200 बोल के हमने ट्रांसफर किया. एवरीवन क्लियर विद दिस? यस. नेक्स्ट. आउट ऑफ द गुड्स रिसीव्ड बाय इट, ब्रांच हैज सेंड बैक टू एचओ गुड्स इनवॉइस्ड एट 72,000. 3 जीरो निकाल दिया तो 72 रिटर्न आ गया बेटा. ओके. अदर ट्रांजैक्शंस और एज फॉलोज. पर रिटर्न के पहले यहाँ पे बाय जीएसटीबी आएगा 72 ब्रैकेट में रिटर्न्स, और यहाँ पे आएगा टू जीएसटीबी. लोडिंग किस पे बेटा? लोडिंग ऑन रिटर्न से बेसिकली 72 का 1/6 12. सबको मिला होगा ये. यस. रितिका पार्ट 2 मिला बेटा. आगे अदर ट्रांजैक्शंस देके रखा है. कैश सेल्स 9,700. मेरे को बोल सेल्स किसके बीच में होता है? कस्टमर और ब्रांच. एचओ आया क्या पिक्चर में? नहीं. तो इधर आएगा नहीं. लेकिन ये फिर किधर जाएगा? वर्किंग नोट 1 में जाएगा. वर्किंग नोट 1 में मैं इधर लिखती हूँ रेमिटेंस. रेमिटेंस का तेरा फॉर्मूला होता है ओपनिंग कैश प्लस कैश सेल्स. बेचोगे तो और पैसा आएगा, वसूली करोगे तो और पैसा आएगा. कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, और कुछ खर्चा कर दिया तो पैसा कम हो जाएगा. नॉर्मली तो एचओ ही खर्चा करता है, पर इस बार बोला है हम लोग खर्चा करेंगे. एक्सपेंसेस पेड
बाय ब्रांच, बेसिकली बाय ब्रांच, और माइनस कुछ मैंने अपने लिए भी रख दिया क्लोजिंग कैश बैंक, तो इतना रखने के बाद बचा कुचा मैं रेमिट कर दूंगी। ऊपर ऑलरेडी बोल के रखा था कि हम लोग 10 अपने पास रखने वाले हैं, और ओपनिंग भी 10 ही था। अपना आदत है हर बार 10,000 अपने पास रखना है। कैश सेल्स 9,700 आए। अभी क्रेडिट सेल्स किस काम में आएगा? क्रेडिट सेल्स तुम लोगों के डेटर्स के काम में आएगा। देखते हैं डेटर्स में क्या क्या अवेलेबल है और क्या फाइंड आउट करना है। डेटर्स का अगर मैं इधर डब्बा बनाऊं तो तुम लोगों के पास सबसे पहले तो ओपनिंग डेटर्स है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना दिख रहा है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 384। इधर आएगा तुम्हारा और उधारी वाला सेल्स, जो यहां से मिलेगा मुझे 3140। ठीक है, परफेक्ट, ये भी लिख लिया। उसके बाद दिया मुझे कैश कलेक्टेड बाय ब्रांच फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर। बेटा क्रेडिट कस्टमर यानी कि डेटर 2842 बोल भी दिया है, कलेक्शन है, तो यहाँ पे आएगा बाय कैश बैंक 2842, और यही कैश बैंक मैं रेमिटेंस में भी लिखूंगी 2842। इतना पैसा कलेक्ट किया, डेटर से किया, दोनों में इफेक्ट आ गया। नेक्स्ट, कैश डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स 58। ओके, बाय डिस्काउंट 58। अच्छा, ये डिस्काउंट के ऊपर वाले डब्बे में जाएगा? नहीं, ब्रांच और डेटर्स के बीच है। एचओ पिक्चर में आया नहीं। रिटर्न्स बाय कस्टमर 102, बाय सेल्स रिटर्न। बेटा सेल्स नहीं है तो रिटर्न्स भी नहीं आएगा ऊपर डब्बे में। आगे नेक्स्ट, बैड डेट्स 37। ठीक है, बाय बैड डेट्स 37,000, और फिर आएगा तुम्हारा एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच 842। बेटा ब्रांच ने कुछ खरीदी की तो थर्ड पार्टी को की, तो ऊपर वाले डब्बे में नहीं आएगा पर रेमिटेंस में कम हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? हाँ, ये देखो 842 देख के लगता है हाँ भाई बरोबर है, राउंड फिगर आ गया ना। चलो बोलो कितना आता है इधर रेमिटेंस? 11,700। क्लियर है सबको? ये इधर में आ गई, और यहाँ पे लिखा बाय कैश बैंक, वर्किंग नोट 1, रेमिटेंस 11,700। अब मैं आती हूँ आगे वाले सम पे। आगे भी कुछ दिया है। 1 जनवरी 11 को ब्रांच ने न्यू फर्नीचर परचेस किया 1 लाख रुपए का, फॉर विच पेमेंट वॉज मेड बाय एचओ। बेटा एचओ ने पैसा डाला है, हाँ कि ना? हाँ, एचओ पिक्चर में आया तो क्या ये डब्बे में रिकॉर्ड होगा? यस। बेसिकली एचओ बोलेगा मैंने पैसा दिया। किसके लिए दिया बेटा? फर्नीचर परचेस, सॉरी, परचेज ऑफ फर्नीचर के लिए। 1 लाख में 5 जीरो होते, 3 निकाल दिए तो 2 जीरो आएंगे। हाँ बरोबर है ना? सिखा रही थी यार तुम लोग ना यार। हाँ, लेकिन कुछ बच्चों को फिर भी नहीं पता होता है, बताना जरूरी है। बेसिकली ये 100 आया, पता चला। नेक्स्ट, नालायक को 31 मार्च को ब्रांच एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 6,000 which were outstanding, and again cash was maintained at 10,000, that is closing cash। वो तो मैं लिखूंगी, पर बेटा ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इन लायबिलिटी है। लायबिलिटी पहली बार आया, हम लोग इस तरफ लिखेंगे बाय सुंदरी एसेट्स, और यहाँ पे आएगा सुंदरी लायबिलिटीज। एक ही है तो सीधा लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 6,000। अच्छा, सन्ड्री एसेट्स में तुम्हारे पास सबसे पहले तो कैश है 10 का, और कौन कौन से आइटम्स देके रखे? सब्जेक्ट टू डिप्रिसिएशन किसका है बेटा? फर्नीचर का, वो करते हैं हम लोग प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट। ओपनिंग में क्या क्या एसेट्स थे देखने दो बेटा। कैश था। डेटर्स वो भी लिखना पड़ेगा। डेटर्स आएगा मेरे वर्किंग नोट नंबर 2 से। आजा बेटा वर्किंग नोट 2 पे आओ। बाय बैलेंस कैरीड डाउन 485, ये आ गया, तो इधर मैंने लिखा 485। हाँ वही, लेकिन फिर भी यार। नेक्स्ट, और क्या दिख रहा है तुम लोगों को? स्टॉक दिख रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम है, ये नहीं पता है। और क्या दिख रहा है बेटा? फर्नीचर। चल ना, फर्नीचर के लिए भी वर्किंग नोट करना पड़ेगा।
और स्टॉक के लिए भी करना पड़ेगा. स्टॉक के लिए वर्किंग नोट 3, फर्नीचर के लिए वर्किंग नोट 4. बेटा स्टॉक कितने में आ जाएगा? मैं फर्नीचर करके पहले इजी वाला ख़त्म कर देती हूँ. फर्नीचर तुम्हारे पास ओपनिंग भी पड़ा हुआ था. ओपनिंग जो फर्नीचर है 500 का है, तो ओपनिंग फर्नीचर पे 500 पे तुम लोग 16% लगाओगे पूरे 12 महीने के लिए. करो कैलकुलेट कितना आता है. ओके बेटा, नो वरीज. आई नो ठीक है बेटा, कर लेगा. 80 आया. और दूसरा परचेज जो किया है फर्नीचर, वो 100 का फर्नीचर परचेज किया 16% पर खाली 3 महीने के लिए, जैन फेब और मार्च. 84 का अगर डिप्री लग गया है, देयरफॉर क्लोजिंग WDV आएगा तुम्हारा 500 प्लस 100 माइनस 84. दिस विल गिव यू 516. तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बेटा 516. दिस इज ओवर. अब आता है तुम्हारा स्टॉक. ये तुम लोगों को निकालने में बहुत प्रॉब्लम हुआ रहेगा, किया ही नहीं है अभी. हाउ टू फाइंड आउट स्टॉक आया. वर्किंग नोट 3, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस. बेटा अगर मेरे को इनवॉइस प्राइस पे चाहिए तो मुझे सब कुछ ही इनवॉइस प्राइस पे दिखाना पड़ेगा. हर बार फिजिकली स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए स्टॉक आया तो प्लस करो और स्टॉक सेल कर दिया तो माइनस करो. आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस? मुझे चाहिए तुम लोग सब लोग क्वेश्चन पे स्टार्टिंग से देखते जाओगे कहाँ कहाँ स्टॉक अफेक्ट हो रहा है. ओपनिंग कैश पे का कोई भी स्टॉक पे इफेक्ट आएगा नहीं. ओपनिंग डेटर्स का भी कोई भी स्टॉक पे इफेक्ट आएगा नहीं. ओपनिंग स्टॉक 1080. ओपनिंग स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस 1080 प्लस. अभी देखो बेटा फर्नीचर का कुछ इफेक्ट नहीं. कहने से ड्यूरिंग द ईयर HO से अपने को 1,32,00,000 का यानी कि 13,200 का स्टॉक आया था. एड स्टॉक रिसीव्ड फ्रॉम HO 13,200. इसमें से स्टॉक रिटर्न्ड टू HO. बेटा मैंने HO को थोड़ा सा रिटर्न कर दिया था, याद है तो 72 रिटर्न कर दिया था एट इनवॉइस प्राइस. सब कुछ इनवॉइस प्राइस पे. आगे देखो बेटा, अगर कैश सेल्स कर, अरे बेटा तू कैश में बेच या उधारी पे बेच, सामान जो तू सेल कर रहा है वो तो जाएगा ही ना. पैसा आ जा रहा है कि कलर है, वो पैसे की बात है. सामान तो फिजिकली आउट ऑफ कंपनी गया है. तो 9,700 और 3,140 माइनस कैश सेल्स and minus credit sales. 9,000 sorry कितना था 9,700 and 3,140 इतना गया. अभी आगे देखो बेटा, कैश कलेक्ट किया मैंने डेटर से, जाके वसूली करके आई, क्या मेरे स्टॉक पे अफेक्ट आया? नहीं आया. क्या नहीं, मैं वसूली लिख करने गई, कैश लिया, कैश कर पे लेके आ गई. स्टॉक तो ऑलरेडी मैं उसको बेच चुकी हूँ. नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउ किया डेटर्स को, कुछ भी अफेक्ट आएगा? नहीं. गुड्स रिटर्न हो गए डेटर से, कुछ भी अफेक्ट आएगा? हाँ बेटा गुड्स रिटर्न आए मतलब स्टॉक वापस से आ गया ना. वापस से आ गया मतलब मेरा स्टॉक इंक्रीज होगा. कितने से इंक्रीज होगा बेटा? 102. एड सेल्स रिटर्न. सिंपल बेटा, ऊपर सेल्स माइनस किया है तो सेल्स रिटर्न प्लस 102. नेक्स्ट, बैड डेट्स मतलब क्या? वो पैसा नहीं दे रहा है, उससे स्टॉक का कुछ लेना देना है? नहीं. एंड एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच से भी स्टॉक का कुछ लेना देना नहीं है. फर्नीचर से भी कुछ भी स्टॉक का नहीं आएगा और भी कुछ दिया नहीं है. तो दिस इज माय क्लोजिंग स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस. करो कैलकुलेट. 1470. समझ में आया सबको कैसे कैलकुलेट करें जब भी स्टॉक नहीं दिया होगा? तो यहाँ पे मैं लिखूंगी स्टॉक 1470. उसके बाद तुम लोग क्या करोगे बेटा, एक बार स्टॉक मिल जाएगा तो इसका IP है, तुम लोग उसका क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व निकालोगे. लो क्या 1470 का 16 निकालो. टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, एक सेकेंड ना बेटा मैं लिख लूँ. 1470 का 16 कितना बोला? 2
45 एंड फाइनली यू विल गेट योर नेट प्रॉफिट. अच्छा, इसका टोटल कितना आता है जरा बोलो तो एसेट्स का. एसेट्स का बेटा 1096. खत्म करोगे बेटा सब लोग? यस. जिसने भी नहीं किया यहाँ पे लिखना. अच्छा, कितने लोगों का लिखना बाकी है तो मुझे पता चले, फालतू में नहीं बैठूंगा. हाँ, पे नहीं किया ना, आउटस्टैंडिंग है. एसेट और लायबिलिटी ऑफ द ब्रांच रिकॉर्ड करना है. ओपनिंग एसेट्स और लायबिलिटीज, क्लोजिंग एसेट. हो गया सबका इधर तक? ये लो बेटा, स्टॉक का वर्किंग नोट लिखना स्टार्ट करो. हो गया? मैं वेट कर रही हूँ, किसी का बाकी है लिखना तो लिख दो. हो गया? डन. ओके, ये वाला भी हो गया, वर्किंग फर्नीचर वाला. चलो आ जाओ, हम लोग नेक्स्ट सम्स पे आते हैं अपने. क्वेश्चन नंबर 7 से स्टॉक एंड डेटर्स मेथड है. 6 तक ही ये था. तुम लोगों ने ऑलरेडी 2 सम कर लिए थे ना लास्ट टाइम. ठीक है, बाकी के सम्स पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 पे आना है. ये सम में ना तुम लोगों को क्या दे के रखा है बेटा? रेमिटेंस दे के रखा है एक ही समय पूरे चैप्टर का, जिसमें रेमिटेंसेस गिवन. सो नो नीड टू प्रिपेयर, नो नीड टू प्रिपेयर. वर्किंग नोट 1 लिख के रखो. अभी इसमें नया कंसेप्ट क्या है बेटा? ऊपर लिख के रख रही हूँ, गुड्स इन ट्रांसिट. अच्छा, एक काम करो, हर एक के ऊपर क्या क्या नया लिख के रखना है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 तो बेसिक सम था. क्वेश्चन नंबर 2 में भी कुछ नहीं था, सेम ही था. क्वेश्चन नंबर 2 सेम ही है. क्वेश्चन नंबर 3 में गुड्स इन ट्रांसिट. अभी जो क्वेश्चन नंबर 6 किया था उसके ऊपर स्टॉक एंड रेमिटेंस लिख दो. क्वेश्चन नंबर 6 जो अभी होमवर्क में दिया ना मैंने, वो किया ना, स्टॉक एंड रेमिटेंस. GIT, गुड्स इन ट्रांसिट. क्या हुआ? स्टॉक एंड रेमिटेंस. अच्छा, हैरिसन ऑफ चेन्नई has a branch at New Delhi to which goods are sent at 20% above cost. बेटा कॉस्ट का 20% यानी कि 1/5 ऑफ कॉस्ट इज 1/6 ऑफ IP. आगे, ब्रांच मेक्स बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स. अभी ना एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें अभी रियलाइज नहीं होगा क्योंकि ये सम में उसका रेलेवेंस नहीं है, पर अगर यही सम तुझे दोनों मेथड से पूछेगा जो अपेरेंटली पूछा है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड से, उसमें ये लाइन का बहुत रेलेवेंस आएगा. पढ़ो ऊपर नेक्स्ट लाइन क्या देके रखा है तुम लोगों को. ब्रांच एक्सपेंसेस आर पार्टली मेट बाय HO एंड पार्टली बाय ब्रांच. अभी एक सम किया हम लोगों ने. ब्रांच खुद खर्चा करेगा तो किधर दिखेगा बेटा? रेमिटेंस में. अरे हाँ ना, हाँ, पर ये समय रेमिटेंस कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, दे के रखा है. और जो HO ने खर्चा किया है वो उन्होंने दे के रखा है. HO का खर्चा दे के रखा है तो क्या HO का रिलेटेड जो भी आएगा वो इधर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा. HO सेल्फ ऑब्सेस्ड HO है, तो अगर उसका नाम आया तो वो आएगा. तो टोटल जो भी खर्चा है ना उसमें से अगर HO ने खर्चा किया तो ब्रांच अकाउंट्स में दिखाना पड़ेगा, ब्रांच ने खर्चा किया तो रेमिटेंस के वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा. पर अपने केस में रेमिटेंस का वर्किंग नोट बनाना नहीं है. कितनों को ही नहीं समझा? तो रेलेवेंट क्यों है बेटा? अभी तक तूने स्टॉक एंड डेटर्स मेथड सीखा नहीं है, सीखोगे तब पता चलेगा. उसमें तेरे को P&L बनाना होगा और P&L में तो सारे ही खर्चे दिखाने होंगे.
तो तेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ब्रांच ने कितना खर्चा किया है, जो वो अभी कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय ब्रांच एवरी मंथ इज सेंट टू एचओ फॉर रिकॉर्डिंग। फॉलोइंग फर्दर डिटेल्स आर गिवन एज ऑन 31st December 11। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू ब्रांच, बेटा कॉस्ट दिया है तो अगर कॉस्ट वैल्यू दी है तो ऊपर देखो बेटा कॉस्ट का कितना टका लगाना है और आईपी का कितना टका लगाना है। कॉस्ट का 1/5 लगाना है। अगर कॉस्ट दिया तो प्लस कितना करूं, 1/5 या 1/6 बेटा 1/5। कॉस्ट का आया नाम तो 1/5, ले 2 लाख प्लस 1/5 करो, बेसिकली 20% करो, 2,40,000 का माल आएगा। बोलो हाँ कि ना? हाँ। एचओ ने ब्रांच को 2,40,000 का माल भेजा है। बेटा एचओ मान के चल अपना दिल्ली से 2,40,000 का माल मुंबई तक सेंड कर दिया है, बट आगे का लाइन पढ़, गुड्स रिसीव्ड बाय मुंबई ब्रांच टिल दिसंबर एट इनवॉइस प्राइस इज ओनली 2,20,000। ड्यूरिंग द एंटायर ईयर 2,40,000 का माल भेजा है, लेकिन अपने पास 2,40,000 का आईपी का माल भेजा है, उसमें से अपने पास आईपी का 220 आया है। मतलब कहने से 20 अभी भी रास्ते में ही है। बेटा आ भी जाता तो भी पड़ा ही रहता अपना अपने गोडाउन में, तो इसका मतलब कहने से वो क्लोजिंग स्टॉक में ऐड हो जाना चाहिए। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो गुड्स इन ट्रांसिट को क्या करना है बेटा, इसको ऐड टू क्लोजिंग स्टॉक करना है। ऑलरेडी सब में क्लोजिंग स्टॉक है और ये भी और आ जाता तो और मेरा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाता। तो कितना ऐड करना पड़ेगा करंट सम में बेटा? 20,000, क्योंकि 2,40,000 का सेंड किया है, 220 रिसीव्ड है, मतलब 20 रिसीव करना बाकी है। आगे नेक्स्ट, क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर 1,65,000। बेटा कौन से अकाउंट में काम आएगा बेटा? डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट सेल्स। और कैश सेल्स किस में काम आता है? रेमिटेंस में, जो नो नीड टू प्रिपेयर। वापस से मैं लिख देती हूँ, कैश रेमिटेड रेमिटेंस ही देके रखा है सीधा। एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ बेटा देके रखा है, ये आएगा क्योंकि एचओ का नाम आया है। एंड बैड डेट्स रिटर्न ऑफ डेटर्स अकाउंट में जाएगा। तुझे ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट का दिया है बेटा, कॉस्ट में जल्दी से 1/5 ऐड करके मुझे बता कितना आएगा। 20% ऐड करो, इसका 30,000 आ जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक आईपी पे ही देके रखा है 28, पर इसमें तुम लोगों को ऐड करना पड़ेगा गुड्स इन ट्रांजिट 20,000 का। इमेजिन कर वो भी 20 आ गया होता तो तेरे पास एक्चुअली गोडाउन में कैलकुलेशन 48 का होता। डेटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग देके रखा है, कैश इन हैंड का भी ओपनिंग क्लोजिंग देके रखा है। आइडियली ये भी रेमिटेंस में काम आता, लेकिन रेमिटेंस का वर्किंग नोट बनाना नहीं है, तो ये खाली एसेट की तरह तुम्हारे काम में आएगा। डन। शो ब्रांच अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ एचओ अंडर डेटर्स मेथड एंड स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। पहले डेटर्स मेथड करते, चलो जल्दी से एक पेज का डब्बा बना। इन द बुक्स ऑफ हैरिसन ऑफ चेन्नई, देखो बुक्स ऑफ हैरिसन ब्रैकेट में या कॉमा करके चेन्नई, न्यू दिल्ली ब्रांच। लिखा बेटा? चलो स्टार्ट करते। टू सन्ड्री एसेट्स, ये सब में ये रहे, नीचे दे के रखे स्टॉक डेटर्स और कैश। स्टॉक आईपी पे 30,000, डेटर्स 32,750, कैश 5,000। $67,750। कोई लायबिलिटीज नहीं है, पर इमीडिएटली यहाँ पे आएगा बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व।
30,000 आईपी है तो आईपी का 1/6 बेसिकली 25 पे 5 लगाया था ना, ये रहा वो 5, नेट 25 आ गया। डन। अभी गुड्स सेंट टू ब्रांच, बेटा अभी कौन सा दिखाओगे, 2,40,000 दिखाओगे या 2,20,000 दिखाओगे? बेटा भेजा तो 2,40,000 था, पर फिर पब्लिक बोलेगा मैडम पहुंचा तो 2,20,000 ही था ना। अग्रीड। तो जब तुम लोग यहाँ पे बाय सन्ड्री एसेट्स लिखोगे तो उसमें यस बेटा जो स्टॉक आएगा उसमें तुम लोगों का 28 में 20,000 और ऐड कर दोगे। इसका मतलब अगर तू समझ सकता है बाबू, ये साइड 2,40,000 डेबिट और यहाँ पे 20 क्रेडिट, नेट कितना आ गया बेटा 2,20,000। क्या हो गया उधर यार, नेट आ गया तुम्हारा 2,20,000। समझ में आया मैंने क्या बोला है? यस। कंसेप्ट के बीच में मस्ती मत करो। अच्छा इमीडिएटली यहाँ पे रिवर्स कर दो। तुम लोग लिखना चालू करो आगे का। उसका जीएसटी भी 2,40,000 का लोडिंग रिवर्स करो। नहीं किया ऐसे, बात दिमाग नहीं चल रहा है सिर्फ। चल इधर तक से यही समय ना, हाँ यही है। चलो अच्छा यहाँ पे आएगा तुम्हारा 2 GSTB 2,40,000। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में दिखा देती हूँ, उन्होंने 2 लाख दिया था, उसमें तुम लोगों ने कॉस्ट पे 1/5 किया, तो यहाँ पे आएगा बाय GSTB, ये आएगा तेरा लोडिंग, वही 2,40,000 पे। अभी ये आईपी हो गया, वरुण समझ रहा है अभी तेरे को? ये आईपी आया तो आईपी का 1/6 40। यहाँ पे बाय सन्ड्री एसेट्स लिखा था हम लोगों ने, स्टॉक। हाँ हाँ हाँ, वो तो मैं सिर्फ समझाने के लिए इधर लिख रही थी, थोड़ी ना ऐसे ही बीच में से लिखेंगे हम लोग। मुझे सिर्फ समझाना था। वहाँ पे 2,40,000 लिखा तो यहाँ पे तुम्हारा 28 में 20 ऐड कर दोगे तो नेट 220 ही आ गया, क्योंकि रिसीव तो उतना ही किया ना, जितना रिसीव किया है उतना ही बताना होता है, तो नेट करके बता रहे हैं हम लोग, दैट्स इट। वो बताने के लिए मैंने ये किया। अच्छा जैसे ही तुम लोगों ने यहाँ पे भी 48 लिखा आईपी पे, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, 48,000 का 1/6 8,000 आईपी है तो आईपी का 1/6 किया सबने। 2,20,000 आएगा ना फिजिकल काउंटिंग में, रिसीव्ड क्लोजिंग स्टॉक नहीं, क्लोजिंग स्टॉक फिजिकल काउंटिंग में 28 आया, इसलिए दोनों जगह 20-20 बढ़ा दिया, डेबिट क्रेडिट। समझ में आया? नहीं समझा? बोल समझा? ओके आगे। गुड्स सेंड टू ब्रांच हुआ, गुड्स उसमें से एक्चुअली रिसीव पता चला, क्रेडिट सेल्स डेटर्स में जाएगा, डेटर्स अकाउंट हम लोग बनाते हैं। चलो आ जाओ, वर्किंग नोट 1 इस बार डेटर्स आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बेटा देख के रखा है तुम लोगों को, 32,750। बाय बैलेंस कैरीड डाउन 26,000।
टू क्रेडिट सेल्स. कितने का क्रेडिट सेल्स था वो देखो तो ज़रा बेटा. 1,65,000. ये वाला पॉइंट भी लिख लिया हम लोगों ने. चलो डन. बेटा कैश सेल्स का रेमिटेंस में इफेक्ट आता है जो हम लोग बनाने वाले नहीं है, तो बेसिकली अभी के लिए वो यूजलेस हो गया. नेक्स्ट देखो कैश रेमिटेड. कितने का कैश रेमिट किया है? 2,22,500. तो बेटा रेमिटेंस हम लोग इधर दिखाते ऊपर. बाय कैश बैंक. ब्रैकेट में लिखो खाली रेमिटेंस. वर्किंग नोट नहीं आएगा, खाली रेमिटेंस. 2,22,500. नेक्स्ट एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ 12,000. बेटा एचओ ने अगर एक्सपेंस पे किया तो दिखाना पड़ेगा. 12,000 क्या था? कौन था भैया? थे ना. बैड डेट्स 750. डेटर्स में आ जाओ. बाय बैड डेट्स. उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसेस और सारे बैलेंसेस दिए, तो बेटा ये सब तुम्हारे क्या आ जाएंगे? इधर आ जाएंगे. सन्ड्री एसेट्स में स्टॉक लिखा, डेटर्स 26 और कैश 2,500. डेटर्स 26,000. और कैश 2,500. टोटल लेना 76,500. लिखा बेटा सब लोगों ने? अच्छा मुझे बताओ, डेटर्स का बैलेंस क्लोज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कलेक्शन मिलेगा. और कलेक्शन हम लोग नॉर्मली रेमिटेंस में डालते हैं. इसका मतलब ये भी काम का नहीं था. हाँ हाँ दिखाना है बस. करो कैलकुलेट. अरे मेथड 2 में एनीवेज काम आने वाला है. $1,71,000 किया बेटा सबने. 1,71,000. अच्छा यहाँ पे आ जाओ. टू नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करो. चपड़ चपड़ क्या चल रहा है? बात है. बता कितना? 16,250. कंफर्म करो पब्लिक. आगे करो. अभी ना तुम लोगों को मुझे कैलकुलेशन अभी की अभी डिस्कस करना है, ठीक है? तुम्हारे पास ओपनिंग कैश कितना था? कैलसी पे लो बेटा 5,000. लो 5,000 कैश. अब मुझे बताओ ये सब सम पढ़ते हैं कहाँ कहाँ कैश आया. ऊपर बोला है कि ब्रांच ने थोड़े से एक्सपेंसेस पे किए और एचओ ने भी किए. देख एचओ ने किया सीधा एचओ से जाएगा. मुझे जानना है कि ब्रांच ने कितना एक्सपेंस पे किया, तो वो अपना रेमिटेंस वाला वर्किंग नोट दिमाग में करते हैं. इस बार रेमिटेंस दे के रखा है तो बीच वाला एक्सपेंस पेड तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा. ओपनिंग कैश 2,500 है.
गुड्स सेंड टू ब्रांच का कुछ भी लेना देना नहीं है, क्रेडिट सेल्स का भी नहीं है, पर कैश सेल्स का आएगा। ऑलरेडी जो था उसमें 59,000 ऐड कर दो बेटा, 5,000 में 59,000 ऐड किया 64। अच्छा, उसमें से तूने रेमिट कर दिया 2,22,500, माइनस कर दो बेटा, नेगेटिव में जाएगा, कर दो माइनस, गया। एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ का इधर कुछ भी काम आएगा नहीं, बैड डेट्स का नहीं आएगा। अच्छा सुन, अभी तेरे को याद है यहाँ पे भी हमें 1,71,000 रिसीव हुआ था, ऐड करो 1,71,000, ओपनिंग, कैश सेल्स, कलेक्शन माइनस एक्सपेंस विल गिव अस क्लोजिंग। अच्छा, ओपनिंग 5,000, कैश सेल्स 59,000, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 1,71,000 और रेमिटेंस 222,500, सॉरी क्लोजिंग माय और ये रेमिटेंस 2,500 माइनस किया तो यहाँ पे 2,22,500 आएगा। जरा कोई मुझे बताओ एक्सपेंसेस कितने के पे किए? $1,200 नहीं आ रहा है, 10 आ रहा है, 10,000 आता है। 2,500 अभी तक मैंने कंसिडर नहीं करवाया था ना। क्लोजिंग क्या करोगे बेटा? माइनस, तो मुझे बोल 2,22,500 भी कंसिडर किया, 2,500 भी किया, सब कुछ किया, 10,000 का खर्चा कहने से किसने पे किया बेटा? ब्रांच ने पे किया है। अगर रेमिटेंस का वर्किंग नोट बनाना होता तो ये बनता, पर इसकी ज़रूरत नहीं थी फर्स्ट मेथड के लिए। सेकेंड मेथड के लिए पड़ेगी तब हम लोग ये बनाएंगे। डन सबका? यस, चलो डन विथ 2 सम्स। फोर्थ पे आते, किसमें 2 ब्रांचेस है देखो तो बेटा, फोर्थ में कि फिफ्थ में? हाँ तो फोर्थ पे आ जाओ, फोर्थ पे आ जाओ। फोर ट्रायल सेल्फ, एक कोई ट्रायल सेल्फ नहीं, चलो चलो करना है इधर ही है, क्लास में ही करना है। हाँ फोर्थ में ट्रायल सेल्फ है, ट्रायल सेल्फ में नहीं इधर ही करना है। चालू करो करना, चलो यू कैन डू दिस। ये सब में भी स्टॉक कैलकुलेशन आएगा। अभी तुम्हें स्टॉक कैलकुलेशन आता है, जब क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया तभी खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। कोशिश करो खुद से सिर्फ। क्लोजिंग एसेट्स पे तो पूरा ही हुआ है, कैश बैक तो पूरा ही गया है, दिखाना पूरा ही है, पर जितना प्रीपेड है वो तेरा एसेट हो गया ना, तो एसेट में दिखा। करो जितना आता है करो, मैं करवाने ही वाली हूँ पूरा, इसलिए बोला ट्रायल सेल्फ में ये सारे सम्स डालने ही नहीं चाहिए। मैंने लिखा है इसके सामने नो यूज। कहाँ यूज होगा बेटा? यूज्ड इन कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक व्हेन क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट गिवन। अपने केस में कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, क्लोजिंग स्टॉक दे के रखा है। इधर तेरे को समझेगा, शॉर्टेज इन स्टॉक है ना, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया, इधर मैं यूज करूंगी, लिखूंगी यूज इन कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। मतलब नहीं नहीं गायब हो गया, इवोपरेट हो गया या कुछ हो गया, चोरी हो गया या जो भी हो गया, तो बेसिकली इतना स्टॉक कम दिख रहा है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक इतना कम दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 1 अगर तुम लोगों को थोड़ा भी याद है, वहाँ पे भी शॉर्टेज था, वहाँ पे भी कुछ नहीं किया था उसका। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेना। हाँ प्रीपेड एक्सपेंस पूरा ही दिखाना है, क्योंकि एक्सपेंस नहीं दिखा रही हूँ मैं, कैश पेड दिखा रही हूँ, तो कैश तो पूरा ही पे किया है, मैं पीएनएल थोड़ी बना रही हूँ उधर एक्सपेंस दिखाने के लिए।
रेंट करो, रेंट का मैं पूरा एक्सप्लेन भी करूँगी पीएनएल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इधर से भी. $34,900 है ओपनिंग. अमाउंट बोलो ना लॉस का. अरे वो नहीं पता है. लॉस कितना है वो नहीं पता. लॉस है.
पता नहीं इसमें लॉस है कि कौन सा, कोई तो एक समय लॉस है। चलो बोल बेटा। डिस्काउंट अलाउड। પેલા જો અહીંયા સુધી બરોબર છે, देख लो 2,50,000, 2,500, ये 4 चीज़ें देख लो GSTV वाली। गुड्स सेंड उसका लोडिंग, गुड्स रिटर्न उसका लोडिंग, 1/5 है ना, और ये 400। अच्छा अभी ठीक है। कैश सेल्स एट ब्रांच 80,000, इसमें रेमिटेंस का वर्किंग करना है। ओपनिंग और क्लोजिंग कैश नहीं है तेरे पास, पेटी कैश इधर नहीं आता है, पेटी कैश का अलग से वर्किंग आता है। वर्किंग क्वेश्चन नंबर 1 याद किया होगा तो तूने इसी में डाला ना, वेरी गुड। किसने पेटी कैश का भी ओपनिंग और क्लोजिंग इसी में डाला है? प्लीज़ क्वेश्चन 1 रिवाइज करके आया करो, उसमें लिखा था अदर देन पेटी कैश। पागल, उसका अलग से वर्किंग आता है। थोड़ा ही हो, सस्ता नशा किया बेटा, ज़्यादा नहीं चढ़ा। वाइटनर, आयोडेक्स महंगा, कोथमरी ये डिफरेंट वर्जन ऑफ कोथमरी। चार 3 वर्किंग नोट आएंगे।
जो कैश रिसीव किया वो बेसिकली कलेक्शन है. क्या क्रेडिटर्स, सॉरी, सेल्स रिटर्न 1200. चुपचाप से खुद से करो बेटा, टाइम पास मत करो. क्वेश्चन 1 देखो. रेंट 2000, सैलरीज. एचओ ने रेंट के लिए पैसा दिया, एचओ ने सैलरीज के लिए 3000 दिया, एचओ ने इंश्योरेंस के लिए भी 1000 दिया और एचओ ने थोड़ा सा पेटी कैश भी दिया. वर्किंग नोट 3 से आएगा जो भी आएगा, मैंने अभी तक ख़त्म नहीं किया. क्लोजिंग स्टॉक 12,000 है और क्लोजिंग पेटी कैश 700 है. बाय कैश बैंक, रेमिटेंस, वर्किंग नोट 1 1,20,000. यहाँ पे आएगा बाय सुंदरी एसेट्स. स्टॉक, इस स्टॉक कितना मिला अभी भूल गई मैं, 12,000. पेटी कैश 700. ये पेटी कैश का 700 का बैलेंस यहाँ पे भी आएगा. बाय बैलेंस कैरीड डाउन, टोटल 1000 आ रहा है. इसका मतलब कैश बैंक रिसीव्ड फ्रॉम एचओ 500 आया. मतलब एचओ ने सैलरी का भी पैसा दिया, रेंट का भी दिया, इंश्योरेंस का भी दिया और पेटी कैश भी दिया. आया क्या बेटा सबको 500? मैं यहाँ पे 500 लिख रही हूँ. 6,500. अभी ओपनिंग में क्या क्या दिख रहा था? पेटी कैश दिख रहा था लिखा, स्टॉक दिख रहा था लिखा. जैसे ही स्टॉक लिखा इधर आएगा 2 क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व 12,000 पे 1/5. बोल बेटा कितना? 2400. ठीक है. फिर ऊपर दिख रहा है तुम लोगों को डेटर्स, तो यहाँ पे डेटर्स लिख रही हूँ एज पर वर्किंग नोट 2. चला जाओ वर्किंग नोट 2 में. 49 पे टाली होता है. 7,100. डेटर्स 7,100. अच्छा, उसके बाद ओपनिंग में और क्या मुझे दिख रहा है? फर्नीचर. फर्नीचर पे तुम्हें डेप्री बोला है नीचे. हाँ, तो ओपनिंग फर्नीचर था 10,000, डेप्री लगा के 9,000. कोई परचेस वगैरह नहीं है ड्यूरिंग द. एंड लास्ट ऊपर दिख रहा था, सॉरी तुम लोगों को, प्रीपेड रेंट. यहाँ पे भी आएगा प्रीपेड रेंट.
अप्रैल, मई और जून 3 महीने का रेंट आएगा बेटा. यस, हम लोगों ने 1 जुलाई 10 से 1 साल का पे किया है, तो 2011 जून तक का पे किया है. अभी हाँ लॉस आएगा, रुकना पड़ पहले मेरे को ये तो बता कितना रेंट पे किया था तुम लोगों ने. 2000, तो 500 रुपये का एक क्वार्टर का आता है. ले ख्याल से टोटल बता कितना आता है इसका टोटल. 29,300. यहाँ पर लिख रही हूँ मैं टू सन्ड्री लायबिलिटीज, गलती से बाय लिख दिया था. क्रेडिटर्स 3000. अरे मैंने कुछ ज़्यादा ही इसे नीचे लिख दिया था. करो कैलकुलेट, बता मुझे. 50,700 करेक्ट है. बाय नेट लॉस 50,700. कैसे बेटा, एक साल में कितना महीना होता है? 12 महीना. तूने जुलाई से पे किया है. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च. 9 महीना करंट ईयर का है. अप्रैल, मई, जून 3 महीना अगले साल का है. तो बेटा तूने जो 2012 महीने के लिए पे किया उसमें से 3 महीना नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करता है. कर. 12 महीने का इतना है तो 3 महीने का कितना? 12 महीने का 2000 है तो 3 महीने का 500. समझ में आया? क्लियर? 50,700 इज द करेक्ट अमाउंट. दिस इज व्हाट एवरीवन शुड गेट. जिसको भी डाउट है पूछ सकता है. ये सम में एज सच क्या नया था? प्रीपेड रेंट ऊपर लिख के रखो बेटा. प्रीपेड रेंट ऊपर लिख के रखो. और ये पेटी कैश का 500 रुपया भूलने का नहीं है. कैश बैंक में आ रहा है वो भूल जाता है पब्लिक. पेटी कैश भी लिख के रखो चाहिए तो. प्रीपेड रेंट और पेटी कैश. कोई वर्किंग नोट चाहिए तो मुझे बताओ. डेटर्स एक मिनट सेव कर लेते. हाँ बेटा कर. एक सम बाकी अपना ये मेथड का. नंबर ऑफ सम्स देख टोटल कितने हैं. सारे ही करवाने वाली हूँ मैं. नहीं सारे नहीं कराऊंगी. भाव को ये सब मैंने इसलिए करवाया, प्रीपेड रेंट फर्स्ट टाइम आया. प्रीपेड रेंट का. अच्छा एक सेकेंड समझ लो ना, 1 मिनट के बाद जाओ ना. खाली एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, सुनेगा. अगर हम लोग पीएनएल बनाते, सब लोग ध्यान दो बोर्ड पे प्लीज. यहाँ पे हम लोग टू रेंट लिखते हैं. बोलो ऐड करंट ईयर आउटस्टैंडिंग माइनस लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग माइनस करंट ईयर प्रीपेड और प्लस लास्ट ईयर प्रीपेड. ऐसा कुछ करते हैं हम लोग. हाँ कि ना बेटा? हम लोगों के सम में रेंट पेड 2000 था, आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं है बेटा. करंट ईयर का प्रीपेड 500 है और लास्ट ईयर का प्रीपेड 400 है. ये करके नेट कितना आएगा बेटा? 2100 आएगा. हाँ कि ना बेटा? हाँ. इधर देखो तुम लोगों ने नेट वही इफेक्ट दिया है. होता है बेटा, पार्ट ऑफ लाइफ. अच्छा ये माइनस है, इसको कपड़ा पहनाना है. गलत आदमी को कपड़ा पहना है. अभी 1900. अब भावना समझो बेटा. 2000 में 400 प्लस किया और 500 को माइनस किया है. ये देखो यहाँ पे 2000 लिख के इसमें 400 यही साइड लिखा प्लस किया और कहने से 500 सामने लिख के माइनस किया. नेट इफेक्ट 2100 का ही दिखाया है मैंने. खाली नहीं हाँ रे जा रे. लेकिन कंसेप्ट समझना 1900. लेकिन हमें बैलेंस शीट मेथड है तो इस वे से प्रेजेंट करना है. कितना कैश पे किया है, कितना ओपनिंग है और कितना क्लोजिंग प्रीपेड है. गॉट इट एवरीवन? हाँ अब जा सकती है तू पानी भरने. ब्रेक ले लो, मेरा सिर फट रहा है.
अच्छा बेटा, इधर आ जाओ, चलो ध्यान दो बेटा। अभी अगर दो ब्रांचेस है, एक एचओ है, उसका ब्रांच 1 है और ब्रांच 2 है, ये कंसेप्ट मैंने हल्का फुल्का लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था। ओके, इफ ब्रांच 1 वांट्स टू सेंड गुड्स टू ब्रांच 2, तो वो डायरेक्टली ऐसे नहीं भेज सकता। उसको इन ऑर्डर टू सेंड गुड्स फ्रॉम ब्रांच 1 टू ब्रांच 2 क्या करना पड़ेगा बेटा? वी नीड टू शो इट वाया एचओ। मतलब बेसिकली ब्रांच 1 से एचओ में जाएगा और एचओ से ब्रांच 2 में जाएगा। समझ सकते हो तो एक सेकेंड देखो, एक ब्रांच एचओ को गुड्स दे, सुन, पहले तो एचओ ने दोनों ब्रांचेस को गुड्स दिया होगा, हाँ कि ना? फिर एक ब्रांच के पास कम पड़ा तो दूसरे ने क्या किया, उसको दे दिया। तो अगर ये वाला इसको दे रहा है तो बेसिकली वाया एचओ जाएगा। पहले एचओ से आया था तो कहने से अभी उसको रिटर्न गिना जाएगा। B1 एचओ को दे रहा है तो इन अ वे GSTB रिटर्न्स में गिना जाएगा और ये GSTB गिना जाएगा। समझ में आया? ब्रांच से वापस से एचओ में गया और एचओ से वापस से दूसरे ब्रांच में आया। तो यहाँ पे तुम लोगों को लोडिंग रिवर्स करना पड़ेगा और यहाँ पे भी लोडिंग रिवर्स करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा करते क्यों है उसका भी रीज़न सुनो, ऐसे ही टाइम पास में नहीं करते हैं। हो सकता है दोनों ब्रांचेस के लिए इनवॉइस प्राइस अलग हो। एक ब्रांच को 10% पे दे रहे हैं, दूसरे ब्रांच को 20% पे दे रहे हैं। अभी दोनों ब्रांच को नहीं पता चलना चाहिए अभी ये इसको भेजेगा तो ये कितने पे भेजेगा, 10 पे कि 20 पे, नहीं पता है ना। तो इसके लिए वो पहला वाला वापस से एचओ को भेजेगा। तो देख, जब एचओ ने यहाँ पे 110 पे भेजा होगा और यहाँ पे कितने पे भेजा है, 120 पे सेंड किया रहेगा, तो ये रिवर्स भी 110 पे होगा बेटा और फिर ये वापस से इधर कितने पे आएगा, 120 पे आएगा। समझ में आया? तो इसके लिए सारा कंट्रोल किसके पास रहेगा बेटा, एचओ के पास। इनवॉइस वैल्यू कैन बी डिफरेंट, सो इसीलिए रियल में तो गुड्स सीधे ट्रांसफर होंगे, प्रैक्टिकली फर्क नहीं करता पड़ता है। इन बुक्स इस तरह से होगा क्योंकि बुक्स मेंटेन भी कौन कर रहा है बेटा, एचओ, तो वो तो अपने वैसे ही पास करेगा एंट्रीज। समझ में आ गया सब लोगों को? किसी को भी इसमें डाउट है तो ये तुम लोग लिख लो, इंटर ब्रांच ट्रांसफर। कंसेप्ट का नाम है इंटर ब्रांच ट्रांसफर, IBT बोलेंगे हम लोग उसको। yes. IBT। इसके लिए खाने पीने के लिए थैंक यू सो मच। अरे नहीं, कोई नहीं, बस हो गया, कॉल करेगा।
सबका हो गया लिख के? सेव क्यों नहीं? सेव नहीं हो रहा है ना, तो सेव एज करने की कोशिश कर रही हूँ, वो भी नहीं हो रहा। इसको बंद कर रही हूँ। इतना जाएगा, सबका हो गया है ना लिख के इधर तक? इतना जाएगा। इसके ऊपर चोकड़ी क्यों दिख रही है? देख दोनों के ऊपर है ना, बाजू में इधर लाल लाल चोकड़ी दिख रहा है। हाँ चोकड़ी, अच्छा हाँ ये सेव हुआ। कहाँ गई बेटा? अरे सेव हो गया, चलो अच्छा है, फर्क नहीं पड़ता। सुनाओ इसके ऊपर का तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5। चलो ध्यान दो, मेरे को नहीं पता है क्या बोला, इसके लिए मैं याद नहीं कर रही हूँ। ये समय क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि एक शॉर्टेज इंपॉर्टेंट है। 3 चीज़ें, एक है गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली टू नोएडा, कॉस्ट पे दिया है लेकिन हम लोग रिस्पेक्टिव आईपी पे करेंगे। और एक है गुड्स रिटर्न्ड बाय डेटर्स, चल इसमें नहीं है वो वाला, इसमें ये 2 पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। कौन सा एक और पॉइंट है मेरे ख्याल से नेक्स्ट सेकंड मेथड में, हाँ, कि कस्टमर ने सीधा एचओ को रिटर्न कर दिया है गुड्स, सीधा जाके माई बाप को कंप्लेंट किया, तो इसका मतलब कि रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो बाद में आएगा। चलो ये सब में ये दोनों पॉइंट्स को हाईलाइट करो, ऊपर लिख के रखो क्या क्या नया है, शॉर्टेज एंड इंटर ब्रांच ट्रांसफर। बेटा अपने 2 ब्रांचेस है, दिल्ली और नोएडा। सबसे पहले लास्ट लाइन पढ़ना है, गुड्स आर सेंट टू दिल्ली एट कॉस्ट प्लस 50%। बेटा 50% ऑफ कॉस्ट यानी कि हाफ ऑफ कॉस्ट, एंड हाफ ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ आईपी। दिल्ली के लिए प्लीज आंसर्स दो ना बेटा। नोएडा का 25% है, 25% मतलब 1/4 ऑफ कॉस्ट, 1/4 ऑफ कॉस्ट, 1/5 ऑफ आईपी। चलो लिखो, आजा स्टार्टिंग से पढ़ते। इतना तो समझ में मेरे को आ गया कि दोनों जगह में अलग अलग वे से क्या करें बेटा, इनवॉइस प्राइस बना के रखा है। ABC has 2 branches, one at Delhi and at Noida. Branches remit all cash received to HO, रेमिटेंस हो रहा है बेटा। कब सब कुछ जाके माई बाप को देंगे, जब माई बाप का कंट्रोल होगा। तो डिपेंडेंट ब्रांच हुआ कि इंडिपेंडेंट हुआ, डिपेंडेंट, ठीक है। एंड ऑल एक्सपेंसेस आर मेट बाय HO, तो इधर एक्सपेंसेस एट ब्रांच दिखेगा लास्ट में, बेसिकली वो पेड बाय HO है, अज्यूम नहीं किया है, यहाँ पे दे के रखा है, दे के रखा है, ठीक है, ये कनेक्ट किया हम लोगों ने। आगे, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट टू शो प्रॉफिट अर्न्ड एट ब्रांचेस। 1 अप्रैल का ओपनिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे दे के रखा है, ठीक है। आईपी है तो 1/3 और 1/5 माइनस करना पड़ेगा दोनों में से, बेसिकली स्टॉक रिजर्व ऑपोजिट साइड दिखाना पड़ेगा। डेटर्स दोनों का ओपनिंग देके रखा है। गुड्स इनवॉइस टू ब्रांचेस कॉस्ट पे देके रखा है, तो दोनों में अपने को ऐड करना पड़ेगा। बेटा पहले दिल्ली का कॉस्ट के ऊपर कितना है, हाफ, और नोएडा के कॉस्ट पे कितना है बेटा, 1/4। आंसर्स देते जाओ प्लीज। यस इज नॉट द आंसर। सेल्स एट ब्रांचेस, मुझे बोल कैश सेल्स किधर काम आता है तेरे, रेमिटेंस के वर्किंग में आएगा, और क्रेडिट सेल्स तेरे डेटर्स में आएगा। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, रेमिटेंस और डेटर्स दोनों में आएगा, एकलौता आइटम है जो दोनों में आता है। नेक्स्ट,
गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, डेटर्स सेल्स रिटर्न आ गया. गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू एचओ, ये तो तेरे नॉर्मल रिटर्न्स हो गए जीएसटी भी. अच्छा, ये तेरा आईबीटी है, गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली टू नोएडा. तो बेटा अगर तू ऐसा लव ट्रायंगल बनाएगा तो इस तरह से बनेगा कुछ, दिल्ली से एचओ और एचओ से नोएडा. बरोबर है, आ गया. डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर डेटर्स में जाएगा और एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच एचओ ने पे किया तो ऊपर डब्बे में आएगा तुम्हारे. ठीक है, बाकी का पूरा सम नॉर्मल है. क्लोजिंग किसी का भी नहीं दिया है बेटा. ओपनिंग में तेरे पास स्टॉक और डेटर्स है, तो क्लोजिंग का स्टॉक हमें पता है वो वर्किंग नोट कर सकते हैं और क्लोजिंग का डेटर्स का भी वर्किंग नोट कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं. कितने वर्किंग नोट बनेंगे? 3. पहला रेमिटेंस, डेटर्स एंड स्टॉक. चालू करें. खाली एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आईबीटी, उसको छोड़, वो मैं रेड कलर की पेन से लिखूंगी, बाकी सब रेगुलर है. चालू करते हैं. डब्बा ड्रॉ करो. दो, अच्छा कितने बनाओगे? एक ही डब्बा बनाओ. इनर कॉलम आउटर कॉलम के बदले दिल्ली और नोएडा बना दो. कॉलम इनर फॉर्म में करो. इनर कॉलम और आउटर कॉलम के बदले एक कॉलम दिल्ली नोएडा, दिल्ली नोएडा. देखो बेटा, दिल्ली नोएडा, दिल्ली नोएडा. वर्किंग नोट 1 डब्बा बना के ही रखती हूँ सबका. रेमिटेंस, रेमिटेंस का फॉर्मेट मुझे पता है. ओपनिंग कैश बैलेंस प्लस कैश सेल्स प्लस कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स माइनस expenses paid by branch minus closing cash balance will give us remittance. दिल्ली नोएडा दोनों का नाम लिख लिया इधर. सब कुछ कॉलमिनर फॉर्म में ही करना है. वर्किंग नोट 2 आएगा तुम्हारा डेटर्स. दिल्ली नोएडा, दिल्ली नोएडा एंड वर्किंग नोट 3 आएगा अपना कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस. दिल्ली एंड नोएडा. सारे पॉसिबल डब्बेस बना के रखे. क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन लास्ट में देखेंगे, बाकी सब हम लोग फिनिश साइमल्टेनियसली करेंगे. 1 और 2 वर्किंग नोट साइमल्टेनियसली करते जाएंगे. ठीक है बेटा, हो सब लोग साथ में? कर लो कर लो कर लो कर लो आराम से. चालू करें बेटा. ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये रहा. 2 ब्रांचेस से ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, खाली बोला ऑल एक्सपेंसेस आर मेड बाय एचओ. ओपनिंग स्टॉक 9,300 एंड 15,600 इनवॉइस प्राइस पे है. Let me save this and close this. आ जाओ. 2 sundry assets
इनवॉइस प्राइस, सॉरी स्टॉक ब्रैकेट में इनवॉइस प्राइस पे आएगा, फिर 9,300, 15,600। बेटा इमीडिएटली जैसे ही आईपी पे लिखा, क्या ऑपोजिट साइड लिखोगे? स्टॉक रिजर्व। देखो बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, इधर मैं वर्किंग बता दूंगी। दिल्ली का 9,300 है, नोएडा का 15,600 है। हाँ बेटा कितना है दिल्ली का आईपी पे? 1/3 और इसका 1/5। चलो बोलते जाओ कितना आता है? 3,100, 3,120। लिखा बेटा सबने? नेक्स्ट क्या दिया है तुम लोगों को? डेटर्स 6,800, 8,700। लिखो डेटर्स 6,800, 8,700। और मैंने दोनों इसका वर्किंग नोट भी बनाया है, तो डेटर्स में लिख देते टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हो गया खत्म, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, गुड्स इनवॉइस टू ब्रांचेस एट कॉस्ट। कॉस्ट 44 और 56 दिया है, हम लोग उसमें ऐड कर देंगे 2 GSTB। दिल्ली नोएडा 44,000 पे दिल्ली का हाफ ऐड करना है, तो बेटा दिल्ली का वैल्यू 66,000 हो जाएगा, और बाजू वाला जो है उसका वैल्यू 56 है। 56,000 पे 1/4 ऐड करना है। कर दो बेटा, 56 पे 1/4 ऐड करो, 70। बाजू में आएगा बाय GSTB अकाउंट, लोडिंग आएगा। अभी कितना लोडिंग आएगा? दिल्ली के 66,000 पे 1/3 और नोएडा के 70,000 का, ये सब दिखाना है बेटा, 1/5 अनफॉर्चुनेटली। हाँ चल लिखना चालू करो ना, बंद कर। अब मेरे को बताओ कितना आएगा? 22,000 आएगा एंड 14,000 आएगा, ठीक है। इधर तक हमने फिनिश किया 22 एंड 14। नेक्स्ट क्या दिया है बेटा तुम लोगों को? सेल्स एट ब्रांचेस। बोलो कैश सेल्स 25,000 10 रुपया और 35,000, ये दोनों भी जाएगा तुम्हारे रेमिटेंस में। कैश सेल्स के सामने लिखो कैश ओपनिंग नहीं है, कैश क्लोजिंग नहीं है। 25,010 एंड 35,000 लिखा सबने कैश सेल्स। नीचे दिया है क्रेडिट सेल्स 31 एंड 30,100। क्रेडिट सेल्स किधर जाएगा बेटा? डेटर्स टू क्रेडिट सेल्स 30,000 एंड 30,100, 31 एंड 30,100। ओके 31 लिखा। नेक्स्ट कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स 30,400, 29,800। यहाँ पे बाय कैश बैंक 30,400, 29,800। और इसका इफेक्ट ऊपर वाले डब्बे में भी जाएगा तुम्हारे। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स में 30,400, 29,800। इन अवे बेटा रेमिटेंस मिल जाएगा। चलो फाइंड आउट कर लो रेमिटेंस। $55,410 and $64,800। किया
अच्छा, इसके बाद देखो बेटा क्या बोला है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आ जाओ। नेक्स्ट वो है गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स 1200 और 1500, सेल्स रिटर्न बोलेंगे हम लोग इसको, डेटर्स में आ जाओ 1200 1500। सेल्स रिटर्न के बाद गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच 2HO 1500 और 1000। बेटा कॉस्ट पे दी अपने को, कॉस्ट नहीं, अपने को कौन से वैल्यू पे चाहिए, इनवॉइस, और HO पिक्चर में आया तो इधर आ जाओ, बाय GSTB, ये है मेरे रिटर्न्स, और यहाँ पे आएगा टू GSTB लोडिंग ऑन रिटर्न्स। दिल्ली नोएडा 1500 एंड 1000, बेटा दिल्ली का 1500 का कॉस्ट था, नोएडा का 1000 का कॉस्ट था, पर कॉस्ट पे हम लोग हाफ और 1/4 ऐड करेंगे बेटा, ऐड करो हाफ और 1/4, $2,250 एंड 1,250। अभी यहाँ पे दिल्ली और नोएडा का रिवर्सल्स दिखाना पड़ेगा, 2250 का 1/3 एंड 750 एंड 1250 का 1/5, 1/5 नहीं 250। नेक्स्ट अब आता है इंपॉर्टेंट IBT, एक बार देख लो बाद में करना। शॉर्टेज ऑफ स्टॉक सीधा उधर काम आएगा, इधर काम नहीं आएगा। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर डेटर्स में जाएगा, एक्सपेंसेस एट ब्रांच इधर आ जाएगा, लेकिन इन सब के पहले IBT 3000 और 3000। ऑब्वियसली अगर कॉस्ट की बात करूँ तो तूने 3000 का गुड्स बेचा तो उसने 3000 का गुड्स कॉस्ट वाला रिसीव किया, पर दोनों का कभी भी कॉस्ट पे गुड्स नहीं दिखाते, हम लोग किस पे दिखाते हैं गुड्स, IP पे। तो अभी देखो मेरे को बोलो कौन सेंड कर रहा है गुड्स, दिल्ली, तो दिल्ली के बुक्स में गुड्स आएगा तो डेबिट और जाएगा तो क्रेडिट, तो यहाँ पे आएगा इन अ वे रिटर्न ही कर रहा है बेटा दिल्ली HO को बाय GSTB, इस बार ब्रैकेट में लिखूंगी IBT। अब मेरे को बता दिल्ली के लिए 3000 की कॉस्ट पे, हम लोग कॉस्ट पे दिल्ली का कितना लगाते हैं बेटा, आधा लगाते हैं, तो यहाँ पे दिल्ली के कॉलम में 4500, और जैसे ही उसने ये दिखाया उसको इमीडिएटली लोडिंग रिवर्स करना पड़ेगा, लोडिंग ऑन IBT। दिल्ली का 4500 का 1/3 जो कितना आता है बेटा 1500 आता है, करेक्ट। एक सेकेंड होल्ड करो, हेलो, हाँ अभी आवाज आ रही। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको नेट 3000 पे दिखा दिया, नेट 3000 क्रेडिट साइड की गुड्स निकला, अभी गुड्स निकला है तो कहाँ पे आएगा, नोएडा में आएगा, तो नोएडा लिखेगा टू GSTB। बेसिकली IBT कहने से ये रिसीव्ड है। अच्छा, अभी नोएडा को कौन से वैल्यू पे मिला होगा बेटा, 3000 प्लस 1/4 पे मिला होगा, 3750 पे मिला होगा, बोलो हाँ कि ना। और यहाँ पे बाय GSTB आएगा, क्या आएगा बेटा, लोडिंग ऑन IBT, ऑन IBT, बोलो बेटा लोडिंग ऑन IBT कितना आएगा इधर नोएडा पे, 3750 पे 1/5 कितना आएगा 750। समझ में आया बेटा मैंने क्या बोला। अभी देखोगे तो बराबर से देखो दोनों के कॉलम में नेट किधर दिख रहा है, एक सेकेंड
मैं ग्रीन कलर का पेन यूज़ कर, नहीं हो रहा है, छोड़ दे। मैं ग्रीन कलर का पेन यूज़ कर रही हूँ। कहने से यहाँ पे नेट 3000 गया और यहाँ पे नेट 3000 आया। एक जगह से निकला दूसरी जगह पे आ गया। नेट हमेशा हम लोग कॉस्ट पे दिखा देते हैं लोडिंग रिवर्स करके। समझ में आ गया सबको? कैन वी नोट इट डाउन? यस, साथ में सब लोग चलो करो बेटा। सेव कर लो। नहीं समझा तो बोलने का बेटा। क्या नहीं समझा है बोल बाबू। क्या ऐड क्यों करते हैं? क्योंकि कभी भी गुड्स हम लोग किस वैल्यू पे दिखाते हैं? पूरे इस चैप्टर में आईपी पे ही दिखाते हैं। मैं जब ब्रांच को भेजूंगी तो ऐसा इधर टेक्निकल पर्सपेक्टिव से नहीं, लॉजिकली हम लोग सोचे अगर एचओ जब भी ब्रांच को, वो कभी भी कॉस्ट पे नहीं आईपी पे ही भेजेगा। उतना तो समझता है। मुझे मेरे बच्चों को नहीं बताना है कि मेरा कॉस्ट कितना है। मैंने उनको बोल दिया तुम लोग इतने पे बेचोगे, ये भाव है तुम्हारे लिए, ठीक है? तो मुझे उनको किस पे भेजना पड़ेगा? आईपी पे। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच कौन भेज रहा है बेटा? एचओ ही भेज रहा है। एचओ ने पहले दिल्ली को जो ब्रांच देख, बेसिकली एचओ ने दिल्ली को पहले भेज के रखा है। दिल्ली वो नोएडा को देना चाहता है, तो है ना, वे दिल्ली वो कहने से वापस से एचओ को दे रहा है। तो ये रिटर्न्स ही हुआ। और रिटर्न्स हम लोग कौन से पे करते हैं बेटा? आईपी पे ही करते हैं। फिर रिटर्न्स का लोडिंग रिवर्स करते हैं, वही किया है। 130 तो रिवर्स किया लोडिंग, देख डेबिट साइड। अरे पर कॉस्ट पे कौन सा वैल्यू है? हाफ है ना। 3000 कौन सा वैल्यू है बेटा? अपना कॉस्ट है। तो कॉस्ट पे कितना है दिल्ली का? देख कॉस्ट का हाफ है, तो कॉस्ट पे हाफ, आईपी पे 1/3। 3000 का माल मैं उसको कितने पे रिटर्न कर रही हूँ बेटा? उसको पता ही नहीं कि उसका वैल्यू 3000 है। मैंने उसको बोला था ये 4500 का माल है, तो वो मुझे रिटर्न करेगा, ये दे दो ना पप्पा 4500 उसको नोएडा को दे देना ना। उसको पता ही नहीं कि उसका वैल्यू 3000 है। तो इसका मतलब मैंने उसके ऊपर जो 1500 का लगाया था एक्स्ट्रा, वो मैंने रिवर्स किया। और फिर मैं पापा की तरह क्या कर रही हूँ बेटा? नोएडा को बोल रही हूँ ये ले 3750 का माल। उसको नहीं पता है 3000 का माल है। समझ में आया तेरे को? नहीं समझ में आएगा तो बोलने का बेटा, दूसरे नहीं बोलेंगे, तुझे ही बोलना है। नहीं समझे तो अभी भी बोल, वरना लेक्चर के बाद बोल, जैसे हमेशा करते हैं। आई एम ओके विद इट, ठीक है? जैसा कंफर्टेबल है समझने की कोशिश कर। नहीं समझेगा तो पूछ बच्चा। बाकी सबको क्लियर है? सी ब्रांचेस आर डिपेंडेंट। वो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मेंटेन कर रहे। वो बता रहे पापा ये लो 4500 का माल मेरे भाई को दे देना। अब उसको क्या मालूम गधे को कि वो 4.5 का नहीं, वो तो 3000 का ही माल है। तो 4.5 का दिखा के मैंने 1500 उसका रिवर्स कर दिया, क्योंकि मुझे कॉस्ट पे ही दिखाना होता है स्टॉक। तो 4.5 में 1500 रिवर्स कर दिया। तो नेट 3000 उधर दिख रहा है और इसको 3000 मिल रहा है, पर हम लोग उसको कौन से वैल्यू पे दे रहे हैं बेटा? 3750 पे दे रहे हैं, ठीक है? आगे नेक्स्ट, शॉर्टेज ऑफ गुड्स, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक जो अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया उसमें आएगा। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर बेटा 200 और 350। आ जाओ डेटास अकाउंट में। बाय डिस्काउंट अलाउड कितना था? 200, 350। उसके बाद है तुम्हारा एक्सपेंसेस एट ब्रांच बेटा। एचओ नहीं पे किया, 5400, 6700। इधर आ जाओ, यहाँ पे लिखो टू कैश बाय, ब्रैकेट में एक्सपेंसेस 5400, 6700। अब बेटा इमीडिएटली यहाँ पे भी बाय कैश बैंक आ जाना चाहिए। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तुम्हारा रेमिटेंस। ब्रैकेट में लिखो वर्किंग नोट 1 रेमिटेंस। देख लो कितना है, छाप लो वो रेमिटेंस का अमाउंट इधर। 55,410, 64,800। हाँ बेटा, ओके ये हुआ। अभी डेटर्स में कुछ नहीं बचा था, यहाँ पे बाय बैलेंस कैरीड डाउन। और 7,500 या 7,100 ऐसा कुछ आता है।
ये 6000, 7150 करेक्ट। लिखा सबने? ऊपर आके क्लोजिंग एसेट्स लिखने हैं बाय सन्ड्री एसेट्स 6000 and 7150। डेटर्स और स्टॉक। बेटा स्टॉक के लिए वर्किंग नोट 3, आ जाओ। सबके पास टेक्स्ट बुक पे ध्यान रहेगा, सबका टेक्स्ट बुक पे ध्यान रहेगा। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस। बोलो बेटा, ओपनिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे दे के रखा है 9300, 15600। सबने लिखा? अभी आ जाओ क्वेश्चन पे। अब देखो, ओपनिंग स्टॉक के बाद तुम लोगों को डेटर्स दिख रहा है। डेटर्स से कुछ भी स्टॉक पे लेना देना आता नहीं है। गुड्स इनवॉइस्ड एट ब्रांचेस कॉस्ट पे दिख रहा है। अपने को कौन सा वैल्यू पे चाहिए बेटा? आईपी। गुड्स इनवॉइस्ड एट ब्रांचेस मतलब गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ एट आईपी। अभी ये वाला वैल्यू ऊपर लिखा हुआ है तुमने 66,000 और 70,000 लिख दिया हमने, बरोबर। आगे देखो बेटा, नेक्स्ट क्या लिखा है? सेल्स। बेटा सेल्स में गुड्स तो जाता ही है, ओके। माइनस कैश सेल्स एंड माइनस क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स कितना है देखो, 2510 और 35,000। हाँ, 31 और 30,100। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर से स्टॉक पे अफेक्ट आता नहीं है। गुड्स रिटर्न बाय डेटर से स्टॉक पे अफेक्ट आता है। बेटा डेटर्स ने अगर गुड्स रिटर्न किया मतलब अपने पास आ गया 1200 और 1500। ऐड सेल्स रिटर्न, ऊपर सेल्स माइनस तो सेल्स रिटर्न प्लस। उसके बाद गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच टू एचओ। कॉस्ट पे दिया पर मेरे को आईपी पे चाहिए। बेटा इन वे ये परचेज रिटर्न हुआ, हाँ कि ना? हाँ, लेकिन हम परचेज रिटर्न नहीं लिखेंगे। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ पर प्लस किया है तो माइनस गुड्स रिटर्न्ड टू एचओ। बेटा इनवॉइस प्राइस चाहिए मेरे को। ऊपर देखो तो रिटर्न्स का इनवॉइस प्राइस 2250 और 1250। किया सबने? अभी आईबीटी मैं ना प्लस माइनस में कुछ नहीं लिख रही हूँ क्योंकि दोनों है, प्लस होगा एक में माइनस होगा। दिल्ली से निकला बेटा इनवॉइस प्राइस पे, दिल्ली का इनवॉइस प्राइस 4,500 और नोएडा का इनवॉइस प्राइस 3,750 प्लस, क्योंकि नोएडा के पास आया तो गुड्स बढ़ा और दिल्ली से गया तो गुड्स कम हो गया। समझा? देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था तुम्हारा। एचओ से मत लिख, आईबीटी लिख, इंटर ब्रांच ट्रांसफर। टेक्निकल वर्ड है बेटा, कीप इट दैट, ठीक है? तो ऐसा लिख सकते हैं जीएसटी भी ब्रैकेट में आईबीटी भी लिख दे तो भी चलेगा एक बार, पर आईबीटी बता। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टेज इन स्टॉक। खाली दिल्ली में 450 रुपये का शॉर्टेज आ गया। मतलब बेटा शॉर्टेज मतलब बढ़ गया कि कम हो गया? कम हो गया। नेक्स्ट समय सरप्लस भी आएगा, सरप्लस में ऐड कर देना। शॉर्टेज 450 आई लस यू माई पे ही दिया,
सब कुछ आईपी पे चाहिए. डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर और एक्सपेंसेस एट ब्रांच है, मेरे इधर फर्क पड़ता नहीं है, स्टॉक में नहीं है. तो क्लोजिंग स्टॉक एट आईपी का वैल्यू बताओ. बेटा बेसिकली देखने जाओ तो ये सबके आगे एट द रेट ऑफ आईपी होना चाहिए. $24,500 $13,290 $24,500 जाके ऊपर स्टॉक का वैल्यू लिखो. जैसे ही स्टॉक लिखोगे लोडिंग रिवर्स करना. क्लोजिंग $13,290 $24,500 $13,290 $24,500. टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व. बोल बेटा. दिल्ली का 13,290, नोएडा का 24,500. इंटू करो, कितना करना पड़ेगा बेटा. इसका 1/3, इसका 1/5. बोलो तो कितना आता है. करेक्ट 4,900. परफेक्ट. नेट प्रॉफिट आएगा दोनों का. पता नहीं है मुझे, कंफर्म करो तुम लोग. 5690 याद बरोबर. सो दिस ब्रिंग्स एंड टू योर फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट सबको समझ में आ गया. अरे हाँ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है चलता है. हो गया. नहीं हुआ, ठीक है करो. सेकेंड मेथड आएगा अभी, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड. आज के दिन में तुम लोग इसका नोट्स लास्ट में लिखोगे, पूरा समझ के लोगे. बेसिक्स. अच्छा पूरा नहीं समझोगे, आई एम सॉरी. हाफ पार्ट आज समझोगे. इतना समझ में आ जाए इतना रिवाइज करके आओ, क्योंकि खाली इतना नहीं है, उसके स्पेशल ट्रांजैक्शन से जो फर्स्ट सम से ही आ जाएंगे. तो नेक्स्ट लेक्चर कल में मैं तुम लोगों को स्पेशल ट्रांजैक्शन से चालू करूँगी. अभी बेसिक समझ लो. हाँ हाँ चलेगा. तने समझा लीस. इट्स ओके बेटा, आई अंडरस्टेंड. वो છે ને હોસ્ટેલનો જગ્યા, કાંઈ વાંધો નહીં. ઇટ્સ ઓકે. ટેન્શન નહીં, કાંઈ એટલું અઘરું નથી, થઈ જશે. बेसिक्स एक बार में समझाई जैसे. डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं समझा रही हूँ मैं, इजी वाला पार्ट समझा रही हूँ. ओके अच्छा सबका हो गया लिखे बेटा. आ गया आंसर सबको. वरुण आया आंसर्स की कर रहा है अभी भी. देख ले. $12,000 के इधर दिखत 22 है वो.
थैंक यू। खाया नहीं मैंने अभी तक। चलो हो गया बेटा सबका। वरुण तेरे लिए वेट करियो। ठीक है कर ले। बाकी सब लोग हेडिंग दे देना खाली, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। दिस इज नथिंग बट योर ट्रेडिंग एंड पीएनएल मेथड। बेटा ट्रेडिंग पीएनएल बना के भी हम लोग नेट प्रॉफिट ढूंढ सकते हैं, ये अपना ओरिजिनल मेथड है ट्रेडिंग पीएनएल बना के नेट प्रॉफिट ढूंढना। पेन्स डाउन, एवरीवन फोकस ऑन द बोर्ड। ठीक है, हम लोगों को ट्रेडिंग और पीएनएल बनाना है। पीएनएल तो सेम ही है, पीएनएल में कोई चेंज नहीं है। अपना ट्रेडिंग पूरा कॉस्ट पे आता है, पीएनएल भी पूरा कॉस्ट पे आता है। कभी भी मस्ती नहीं, अभी थोड़ी देर के लिए एकदम फोकस रहेगा सब लोग। कभी भी हम लोग ट्रेडिंग में बचपन से आईपी लिख के रिवर्स करते थे क्या? नहीं रे, ऐसा कुछ नहीं करते थे हम लोग। यहाँ पे हम लोग कौन कौन से अकाउंट्स बनाएंगे? पहले तो वी नीड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स। नाम देख लो, वी नीड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स। कुछ अकाउंट्स ओपनिंग बैलेंस दिए तो ही बनाओगे, बाकी के सब मैंडेटरी है। पहला वाला मुझे बता, नाम क्या था मेथड का? स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। तो ऑब्वियसली स्टॉक वाला डब्बा बनेगा, डेटर्स वाला डब्बा बनेगा। ठीक है, अभी किसकी स्टॉक की बात करें हम लोग? कौन से एचओ के स्टॉक की बात करें कि ब्रांच के स्टॉक की बात करें? ब्रांच। तो पहले डब्बे का नाम होगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट। पहले क्या मैं सब कुछ एक ही अकाउंट में भर देती थी, ब्रांच ही अकाउंट में भर देती। अब मैं सबका अलग अलग दिखाऊंगी। ब्रांच का स्टॉक बता। सेकेंड आएगा ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। अरे ये क्या बात हो गई बेटा? ब्रांच स्टॉक इज ऑलवेज एट आईपी, ऑलवेज एट आईपी। तो आईपी को रिवर्स करना होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? लोडिंग। तो इस बार लोडिंग का एक अलग से अकाउंट बना दिया। तो यहाँ पे लिखेगा तो यहाँ पे लोडिंग रिवर्स करता है, इस बार ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे स्टॉक लिखा तो यहाँ पे दूसरे अकाउंट में उसका लोडिंग रिवर्स होगा। समझ में आ गया? ये किसके ऊपर आएगा बेटा? आईपी। यहाँ पे लोडिंग रिवर्स। तो ब्रांच स्टॉक आईपी पे होगा और स्टॉक एडजस्टमेंट लोडिंग वाला होगा। नेक्स्ट, ये दोनों को अगर कंबाइन किया ना बेटा, तो मुझे मेरा बेसिकली ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट मिलेगा। कौन सा अकाउंट मिलेगा बेटा? ट्रेडिंग। मतलब मुझे इधर से जीपी मिलना चाहिए मेरा, इन दोनों में से, इतना याद रखना। नेक्स्ट आएगा तुम्हारा ब्रांच पीएनएल। ब्रांच पीएनएल अकाउंट ये नॉर्मल कॉस्ट पे ही आएगा, क्योंकि इसमें स्टॉक नहीं होता है, खाली स्टॉक को ही आईपी पे देना है। कभी पीएनएल में स्टॉक आता है क्या? नहीं। प्रॉफिट्स और लॉसेस आते हैं, ये सब कुछ नॉर्मल कॉस्ट पे होगा। उसके बाद आएगा गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। ऊपर जीएसटी भी लिखते थे ना, इस बार बनाना पड़ेगा। उसके बाद आएगा ब्रांच, बेटा नाम क्या था? विच मेथड? स्टॉक एंड डेटर्स। अभी तक तो मैं सिर्फ स्टॉक की बात कर रही हूँ, तो इधर आएगा ब्रांच डेटर्स एंड ब्रांच कैश बैंक। ये दोनों अकाउंट बनाओगे इफ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस इज अवेलेबल। खाली ओपनिंग होगा तो भी बना लोगे, क्लोजिंग बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। अदरवाइज ये दोनों नहीं बनाना है, बाकी ये चारों करना कंपलसरी। ये चारों तो बनेगा ही बनेगा। क्या क्या बनेगा? ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट, ब्रांच पीएनएल, जीएसटीवी, डेटर्स और कैश बैंक। ब्रांच का बनाना होगा तो बनाएंगे हम लोग, अगर ओपनिंग दिया होगा तो। अभी ये सब अकाउंट्स है क्या, करना क्या है, अभी कंसेप्ट समझाती हूँ। अभी तो तक तो सिर्फ नाम बोला था। नॉर्मल जिंदगी में, नॉर्मल लाइफ में अपना ट्रेडिंग अकाउंट ज़रा मुझे डिस्क्राइब करो तो इसमें क्या क्या पॉसिबली आ सकते हैं। बेसिक वाला ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग हमेशा बचपन से लिखते आ रहे थे टू ओपनिंग स्टॉक। कौन से वैल्यू पे लिखते हो बेटा? कॉस्ट। कॉस्ट ऑर्डिनरी में कॉस्ट पे ही आते हैं, वही लोअर होता है। इमेजिन करो इसका वैल्यू 100 रुपया है। उसके बाद हम लोग क्या लिखते थे? टू परचेज।
ये भी कौन सा वैल्यू पे लिखते थे बेटा? कॉस्ट, रिटर्न्स माइनस करके, ठीक है, ये 1000 रुपया है। इसके बाद यहाँ पे आता था बाय सेल्स, पर ये कौन से वैल्यू पे आता था? सेलिंग प्राइस। और फिर आता था बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये भी कौन से वैल्यू पे आता था? कॉस्ट। मैं बोलती हूँ हाँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस परचेस में आ गया, समझ भावना समझो, 200 का है तो मुझे बोल 100 का यूनिट्स था पहले, प्लस 1000 का और ख़रीदा, 1100 में से 200 पड़ा, यानी कि 900 का माल बेचा है। और 900 का माल जब मैंने बेचा ना, मैंने 25% पे बेचा है। बोलते बेटा 900 का 25% कितना आएगा? 1125। 900 प्लस 25%। कितनों को ये नहीं समझ में आया मैंने क्या किया? 900 किधर से आया? ये 1100 था डेबिट साइड, उसमें से 200 बच गया तो कितना बेचा है? 900। 920%। बेटा वही जीपी यहाँ पे दिखता है तुम्हारा 225। इट इज़ नथिंग बट ये 25% और ये 25% आटली बटली फुट लिखे रहे, पूरा ट्रेडिंग कॉस्ट पे ही आ गया। प्रॉफिट इज नथिंग बट जो तूने सेलिंग प्राइस पे दिखा है उसको तू रिवर्स कर रहा है। जैसे मैं लोडिंग को रिवर्स कर रही हूँ ना, वैसे ही अभी तेरे को बेसिक समझ, ट्रेडिंग अकाउंट इज ऑलवेज एट कॉस्ट एंड ओनली एट कॉस्ट, नेवर एट प्रॉफिट। तो जो सेलिंग प्राइस के अंदर प्रॉफिट है ना, वही सामने तू लिख के उसको उड़ा रहा है। जैसे हम लोग आईपी पे लिख के लोडिंग को रिवर्स करते हैं, वैसे ही सेलिंग प्राइस पे लिख के तू जीपी को रिवर्स करता है। फाइन विद दिस एवरीवन? अच्छा, अभी तेरे को ये चीज़ को ब्रांच अकाउंट्स में कैसे रिप्रेजेंट करना है? ब्रांच अकाउंट्स में हम लोग ट्रेडिंग के 2 हिस्से बनाएंगे। ट्रेडिंग पहला हम लोग दिखाएंगे, क्योंकि ट्रेडिंग इज नथिंग बट योर स्टॉक अकाउंट ओनली। स्टॉक आया और स्टॉक गया, लास्ट ईयर से आया, परचेस करके आया, बेच के गया और अगले साल में गया, करंट ईयर का क्लोजिंग, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग, आया और गया। तो बेटा यहाँ पे मैं 2 अकाउंट्स बनाऊंगी। पहला अकाउंट मेरा बनेगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट और दूसरा अकाउंट बनेगा ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट एंड ब्रांच स्टॉक अकाउंट। अभी ना समझो बेटा, दोनों ना अल्टीमेटली एक ही अकाउंट बनेगा। मैंने ऊपर ही लिखा था कि ये दोनों को हम लोग मिला देंगे तो क्या बनेगा? ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। अभी मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे इसको आईपी पे ही दिखाना पड़ेगा और इसको लोडिंग रिवर्स करना पड़ेगा। यानी कि मैं ओपनिंग स्टॉक 100 नहीं दिखा सकती। अगर मुझे ओपनिंग स्टॉक दिखाना भी है, आई एम रियली अनॉयड विद दिस, सॉरी, ओपनिंग स्टॉक दिखाना भी है तो भी मेरे को 100 में कितना टक्का मेरा है बेटा? 100 का कॉस्ट का कितना लगा रहा है? 25%। 25 ऐड करके कितना दिखाना पड़ेगा? 125। और इमीडिएटली यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन या बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व 25 दिखाना पड़ेगा। कहने से नेट 100 रुपये ऊपर आ गया, हाँ कि ना? हाँ। अरे समझ में आया? इधर टू परचेज, परचेज नहीं बोलते हम लोग, किससे मिलता है गुड्स अपने को? जीएसटीबी से आता है। 1000 के बदले कितना दिखाओगे? 1250। और यहाँ पे आ जाएगा बाय जीएसटीबी, ये बाय ओपनिंग था, बाय जीएसटीबी कितना आ जाएगा बेटा? 250। तो देख बेटा, इधर 1250, इधर 250, तो नेट कितना आ गया? 1000 आ गया बेटा। सबको समझ में ऊपर वाला, हाँ कि ना? हाँ। ध्यान रखने की चीज़ है कि यहाँ पे आएगा बाय सेल्स, बाय सेल्स, पर कभी भी सेल्स नहीं लिखेंगे हम लोग, क्योंकि मैं ट्रेडिंग नहीं बना रही हूँ। मैं क्या बना रही हूँ बेटा? एक अकाउंट बना रही हूँ और बेचने पे पैसा आएगा, हाँ कि ना? हाँ। ब्रांच कैश या फिर बाय ब्रांच डेटर्स। कितनों को नहीं समझा मैंने क्या बोला? अल्टीमेटली क्या किया मैंने? सेल्स, या तो कैश सेल्स किया या तो क्रेडिट सेल्स। और बेटा ये दोनों ना 1125 पे ही दिखेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? 25% लगा हुआ है। ओके, एक चीज याद रखना, नेवर रिवर्स लोडिंग ऑन सेल्स और सेल्स रिटर्न। क्यों नहीं करने का? अरे बाबू, सेल्स का नेचर ही है कि वो सेलिंग प्राइस पे दिखे, ओपनिंग स्टॉक का नेचर है कि वो कॉस्ट पे दिखे, इसके लिए मैं उसको कॉस्ट पे दिखाने के लिए लोडिंग रिवर्स करती हूँ। परचेस का नेचर है कि वो कॉस्ट पे दिखना चाहिए, इसके लिए मैं उसका लोडिंग रिवर्स करती हूँ। पर सेल्स का नेचर ही है कि वो सेलिंग प्राइस के पे दिखना चाहिए, तो उस पर लोडिंग रिवर्स करना नहीं है। और सेल्स पे नहीं होता तो सेल्स रिटर्न पे भी नहीं होगा। क्या ये सबको समझ में आ गया? पक्का? यस। क्लोजिंग स्टॉक 200 ले ख्याल सी, बाय क्लोजिंग स्टॉक
200 में 25% हम लोग ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा बेटा 250। तो यहाँ पे आ जाएगा टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, कितना आएगा बेटा 50। अभी देखो बेटा ये डब्बा टैली हो जाना चाहिए अपने आप, करेक्ट। कितने भी हो गया बेटा 1375। क्यों, सब कुछ आईपी पे आ गया। तो मैडम जीपी इधर तेरा जीपी दिखेगा अभी, जल्दी से चेक करो कितना जीपी आ रहा है उधर 225, ऊपर वाला वही जीपी आ रहा है। समझ में आई, ये बंटवारा किया मैंने और कुछ नहीं किया। अभी आइडियली ये डब्बा टैली होना चाहिए, ये आम जिंदगी की बात हो गई, मैं आज इधर कंसेप्ट खत्म करूंगी, पर ये डब्बा टैली नहीं होगा। तो वो जो 4 स्पेसिफिक एडजस्टमेंट दिखाना है, जो तुझे शॉर्टेज और सरप्लस का एकदम हम लोगों ने कुछ ज़्यादा नहीं देखा है, सिर्फ प्लस माइनस करना देखा है, इन सब का इधर एंट्रीज आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने स्टॉक अकाउंट बनाया है। ऊपर देखो जब स्टॉक का वर्किंग नोट किया था तो सरप्लस का और शॉर्टेज का इफेक्ट देना पड़ता, इधर मैं स्टॉक अकाउंट बनाऊंगी तो मुझे सरप्लस या शॉर्टेज दिखाना पड़ेगा। और ज़रूरी नहीं है कि हर बार मैं आईपी पे ही बेचूं, कोई बकरा मिल गया तो ज़्यादा पे भी बेच सकती हूँ, या गुड्स एबनॉर्मल हुए तो कम भाव पे भी बेच सकती हूँ। तो अगर ये आईपी पे है, ये भी आईपी पे है, ये भी आईपी पे, ये भी आईपी पे, तो टैली होगा। पर अगर आईपी पे नहीं है, कम या ज़्यादा है, तो टैली होगा नहीं। तो उसको कैसे ट्रीट करना है वो, तो कुछ पॉइंट्स है जो सारे के सारे मुझे फर्स्ट ही इंट्रोड्यूस कर देने पड़ेंगे, पहले ही समझ से आएंगे, लेकिन वो आज इंट्रोड्यूस करके मतलब नहीं है। आज के लिए काफ़ी हुआ अपना ये कंसेप्ट। ये कंसेप्ट बिना रिवाइज किए मत आना, ठीक है बेटा, प्लीज़ अच्छे से कर लो। ये किसको नहीं समझा है मुझे बोल सकता है, इतना मेरे को तुम लोगों को बेसिक्स समझाना था इसका। ओके चलो, इसमें सब है, ब्रांच का कैश, तो ब्रांच के पास जो भी कैश होगा सब आएगा, पेटी और दोनों दोनों आएगा।